नमस्कार। क्या यूपीआई पर टोल लगेगा? भारत की मुफ्त पेमेंट रोड पर नया मोड़ आ गया है। भारत में आज चाय के 10 रुपए से लेकर ज्वेलरी के 10,000 रुपए तक एक ही आवाज के साथ भुगतान होता है, पेमेंट रिसीव्ड। लेकिन जिस यूपीआई पेमेंट को ग्राहक और दुकानदार लगभग मुफ्त मानते आए, उसके सामने अब संसद ने एक नया दरवाजा खोल दिया। सरकार ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में संशोधन वाला बिल संसद में पेश किया है। बिल ने यूपीआई पर कोई चार्ज अभी नहीं लगाया है, लेकिन उसने सरकार को मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लगाने की कानूनी रास्ता जरूर दे दिया है। अभी जिन प्रपोजल्स पर विचार हो रहा है उनमें बड़े मर्चेंट्स के लिए 2000 से ऊपर के यूपीआई पेमेंट पर 0.3 से 0.5% एमडीआर शामिल है। छोटे दुकानदार और सामान्य कस्टमर को इससे बाहर रखने की बात है। मगर फाइनल रेट क्या होगा, किस मर्चेंट पर लगेगा, किस ट्रांजैक्शन पर लगेगा, ये अभी तय नहीं है। फिर भी ये बदलाव बड़ा है क्योंकि जुलाई 2026 में यूपीआई से करीब 2366 करोड़ लेन देन हुए। इनकी वैल्यू थी 29.9 लाख करोड़, यानी हर दिन करीब 76 करोड़ पेमेंट्स, हर दिन लगभग 96,000 करोड़ का लेन देन और हर सेकंड करीब 8800 ट्रांजैक्शंस। जिस डिजिटल सड़क पर हर सेकंड हजारों गाड़ियां दौड़ रही हों, वहां सवाल केवल ट्रैफिक का नहीं रह जाता। सवाल आता है, सड़क की मरम्मत का बिल कौन भरेगा? सरकार, बैंक, पेमेंट कंपनीज, दुकानदार या आखिर में ग्राहक? इसलिए आज के क्लियर कट में हम समझेंगे यूपीआई इतना बड़ा कैसे बना, भारत इसका इस्तेमाल कहां और कैसे करता है, एमडीआर आखिर है क्या, सरकार अब टोल लगाने का रास्ता क्यों खोल रही है, दुनिया के दूसरे देशों ने इंस्टेंट पेमेंट की कीमत कैसे तय की और क्या चार्ज लगने से भारत की सबसे सफल डिजिटल कहानी की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर, आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज कहानी यूपीआई से नहीं, एक स्क्वायर बॉक्स से शुरू करते हैं। साल 1994 का था। जापान की एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में वर्कर्स को कार कंपोनेंट ट्रैक करने थे। उस समय सामान्य बार कोड में बहुत कम इंफॉर्मेशन आती थी। एक कंपोनेंट की पूरी जानकारी पढ़ने के लिए कई बार कोड स्कैन करने पड़ते थे। डेंसो वेव के इंजीनियर मासाहिरो हारा ने एक नया कोड बनाया, काले और सफ़ेद छोटे स्क्वायर वाला ऐसा कोड जिसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखी जा सकती थी और जिसे तेज़ी से किसी भी दिशा में स्कैन किया जा सकता था। नाम दिया गया क्विक रिस्पॉन्स कोड यानी क्यूआर कोड। जिस कोड को फैक्ट्री में कार पार्ट्स पहचानने के लिए बनाया गया था, वही 3 दशक बाद भारत की सब्जी की रेहड़ी, चाय की दुकान और मंदिर की दान पेटी तक पहुंच गया। लेकिन क्यूआर कोड केवल दरवाजा था, भारत ने उसके पीछे यूपीआई की पूरी सड़क बना दी। 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई का पायलट केवल 21 बैंकों के साथ शुरू हुआ। पहले महीने कुल 373 लेन देन हुए। आज 700 से ज़्यादा बैंक इससे जुड़े हैं। जून 2026 तक यूपीआई पर करीब 55.5 करोड़ यूजर्स ऑन बोर्ड हो चुके हैं। वित्त वर्ष 2017 में पूरे साल लगभग 2 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए थे। वित्त वर्ष 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 24,162 करोड़ लेन देन हो गया। कुल वैल्यू 314 लाख करोड़। 10 साल में ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम लगभग 12,000 गुना और वैल्यू 4,000 गुना से बढ़ी है। भारत के डिजिटल पेमेंट्स में यूपीआई की हिस्सेदारी अब करीब 85% है और दुनिया के रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शंस में भारत की हिस्सेदारी 49% बताई जाती है। एक फैक्ट्री का क्यूआर स्क्वायर भारत का सबसे बड़ा डिजिटल कैश काउंटर बन गया। लेकिन यूपीआई है क्या? फोन पे यूपीआई नहीं है, गूगल पे भी यूपीआई नहीं है, पेटीएम भी यूपीआई नहीं है। ये ऐप्स उस सड़क पर चलने वाली अलग अलग गाड़ियां हैं। यूपीआई खुद एक सड़क है। मान लीजिए आपने किसी दुकानदार को 500 रुपये भेजे। आपका पेमेंट ऐप इंस्ट्रक्शन उठाता है, एनपीसीआई का यूपीआई नेटवर्क उस इंस्ट्रक्शन को सही बैंक तक पहुंचाता है। आपके बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट होता है, दुकानदार के बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है। दुकानदार और ग्राहक के बैंक अलग अलग हो सकते हैं,
ऐप अलग अलग हो सकती हैं, फिर भी पेमेंट हो जाता है। यही यूपीआई की सबसे बड़ी ताकत है, इंटर ऑपरेटेबिलिटी। एक बैंक का ग्राहक दूसरे बैंक के मर्चेंट को किसी भी पार्टिसिपेटिंग ऐप से पेमेंट कर सकता है। पैसा अपने पास रखता नहीं, वह पैसा को सही रास्ता दिखाता है। ये बैंकिंग का गूगल मैप है। यूपीआई की सफलता केवल टेक्नोलॉजी की सफलता नहीं थी, ये छोटे छोटे फैसलों का कॉम्बिनेशन था। बैंक टू बैंक इंस्टेंट ट्रांसफ़र, 24 घंटे की सर्विस, अकाउंट नंबर और आईएफएससी लिखने की ज़रूरत नहीं, सस्ता क्यूआर कोड, महंगे कार्ड मशीन की ज़रूरत नहीं, कम कीमत वाला मोबाइल डेटा, बढ़ते स्मार्टफोन्स और सबसे महत्वपूर्ण मर्चेंट्स के लिए ज़ीरो एमडीआर। जनवरी 2020 से सामान्य पर्सन टू मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर शून्य कर दिया गया। दुकानदार ने 100 रुपये का सामान बेचा तो उसके अकाउंट में 100 रुपये ही पहुँचे। कार्ड पेमेंट में मर्चेंट को ट्रांजैक्शन अमाउंट का कुछ हिस्सा पेमेंट प्रोसेसिंग फीस के रूप में देना पड़ता है। यूपीआई ने दुकानदार से कहा क्यूआर लगाइए, पेमेंट लीजिए, ट्रांजैक्शन चार्जेस मत देखिए। भारत में डिजिटल पेमेंट के लिए यही सबसे बड़ा फ्री एंट्री गेट बना। एक ठेले वाले को कार्ड मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं थी, एक प्रिंट आउट निकालकर क्यूआर कोड लगाया और उसकी दुकान डिजिटल हो गई। यूपीआई ने दुकान को बड़ा नहीं किया, उसने कैश काउंटर को छोटा कर दिया, इतना छोटा कि वह एक स्क्वायर स्टिकर पर आ गया। अब देखिए भारत यूपीआई का इस्तेमाल कैसे करता है। यूपीआई केवल दोस्तों के बीच पैसा भेजने का माध्यम नहीं रहा, मर्चेंट पेमेंट्स अब ट्रांजैक्शन वैल्यू का बड़ा हिस्सा बन गए। दुकानों पर होने वाले यूपीआई पेमेंट में करीब 86% ट्रांजैक्शंस 500 रुपये से कम के हैं। यानी यूपीआई की असली ताकत बड़े चेक्स नहीं हैं, छोटे पेमेंट्स हैं। दूध, सब्जी, ब्रेड, दवाई, चाय, पेट्रोल, मोबाइल का रिचार्ज, रेस्टोरेंट के बिल, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, फास्ट फूड, ग्रॉसरी। एनपीसीआई के कैटेगरी डेटा में ग्रॉसरी और सुपरमार्केट सबसे बड़ी मर्चेंट कैटेगरी हैं। इसके बाद फास्ट फूड आउटलेट्स, रेस्टोरेंट, टेलीकॉम, पेमेंट, फ्यूल स्टेशन, फार्मास्यूटिकल्स, बेकरी और डेयरी आते हैं। यानी यूपीआई किसी बड़ी एनुअल परचेज का फेस्टिवल नहीं है, ये रोजमर्रा की इकोनॉमी की हार्ट बीट है। पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस संख्या में आगे हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर वैल्यू में बड़ा हिस्सा रखते हैं। सरल भाषा में समझें तो दुकान पर यूपीआई बार बार चलता है, लेकिन छोटे अमाउंट में। लोगों के बीच पैसा कम बार ट्रांसफ़र होता है, मगर अमाउंट बड़ा हो सकता है। यूपीआई ने 20 रुपये की चाय और 20,000 रुपये का रेंट दोनों एक ही सड़क पर ला दिए। लेकिन यही सफलता अब सबसे बड़ा खर्च भी बन चुकी है, क्योंकि ट्रांजैक्शन ग्राहक और मर्चेंट के लिए फ्री हो सकता है, सिस्टम के लिए नहीं। हर पेमेंट के पीछे बैंक है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, सर्वर्स हैं, साइबर सिक्योरिटी है, फ्रॉड की मॉनिटरिंग है, डिस्प्यूट रिसोल्यूशन है, कस्टमर सपोर्ट है, क्यूआर ऑनबोर्डिंग है, डेटा सेंटर है, नेटवर्क कैपेसिटी है और सिस्टम को हर सेकंड हजारों ट्रांजैक्शन संभालने के लिए तैयार रखना होता है। यूपीआई का स्कैन फ्री दिखता है, लेकिन उसके पीछे चलने वाली मशीन फ्री नहीं है। इसे हाईवे से समझिए। सरकार ने ट्रैफिक बढ़ाने के लिए टोल हटा दिया, लोगों ने कैश की छोटी गलियां छोड़कर डिजिटल हाईवे पकड़ लिया, ट्रैफिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। मगर सड़क पर लाइट लगानी है, कैमरे लगाने हैं, गड्ढे ठीक करने हैं, कंट्रोल रूम चलाना है और फ्रॉड की गलत गाड़ियों को रोकना है। इसका खर्च कहीं ना कहीं से आएगा। सरकार अभी लो वैल्यू यूपीआई पेमेंट के लिए बैंक को इंसेंटिव देती है। 2027 के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए की सहायता रखी गई है, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि मौजूदा इंसेंटिव इंडस्ट्री की वास्तविक लागत का केवल 11% कवर करता है। मतलब हाईवे बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन मेंटेनेंस फंड उसकी गति से नहीं बढ़ा। यहीं एमडीआर आ जाता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। नाम डिस्काउंट है, लेकिन वास्तव में फीस है। जब मर्चेंट डिजिटल पेमेंट स्वीकार करता है तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के बदले बैंक और पेमेंट इकोसिस्टम को दी जाने वाली फीस एमडीआर कहलाती है। अभी नॉर्मल बैंक अकाउंट यूपीआई मर्चेंट बैंक पर एमडीआर 0 है। नया बिल केवल ये कानूनी रोक हटाने की दिशा में पहला कदम है। ये कहना गलत होगा कि कल हर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लग जाएगा। अभी केवल गेट बनाया गया है, टोल की रेट और टोल किससे लिया जाएगा ये तय होना बाकी है। 2 मॉडल चर्चा में है। पहला एक निश्चित अमाउंट से बड़े ट्रांजैक्शन पर एमडीआर और दूसरा मर्चेंट के एनुअल टर्नओवर के आधार पर एमडीआर। एक प्रमुख प्रपोजल ये है कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा एनुअल टर्नओवर वाले बड़े मर्चेंट्स के
2000 से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.3 से 0.5% चार्ज होगा। इस हिसाब से 3000 के पेमेंट पर मर्चेंट की लागत 9 रुपये से 15 रुपये हो सकती है। 10,000 के पेमेंट पर यह 30 से 50 रुपये हो सकती है। लेकिन प्रपोजल का इरादा छोटे दुकानदार और सामान्य कंज्यूमर को फ्री सिस्टम में बनाए रखना है, यानी साइकिल और स्कूटर के लिए सड़क फ्री रहे, मुख्य रूप से बड़े कॉमर्शियल ट्रक से टोल लिया जाए। और इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण गणित है। 2000 रुपये से ऊपर के मर्चेंट पेमेंट कुल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम का करीब 4% है, लेकिन मर्चेंट पेमेंट वैल्यू में उनका हिस्सा करीब 67% है, यानी ट्रांजैक्शन कम, पैसा बहुत ज़्यादा। इसी छोटे हिस्से पर एमडीआर लगाकर पेमेंट इंडस्ट्री के करीब 5 से 10,000 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू पूल बन सकता है। मगर मर्चेंट फीस लगाएगा कौन? कागज पर एमडीआर मर्चेंट देता है, कस्टमर नहीं, लेकिन इकोनॉमी में कोई भी कॉस्ट हमेशा एक ही जगह नहीं रुकती। बड़ा रिटेलर इसे अपनी लागत मानकर एब्जॉर्व कर सकता है, वह प्रोडक्ट की कीमत में जोड़ सकता है। कुछ मर्चेंट्स यूपीआई पर डिस्काउंट बंद कर सकते हैं, कुछ हाई वैल्यू पेमेंट के लिए बैंक ट्रांसफ़र या कैश पसंद कर सकते हैं, और अगर गलत स्ट्रक्चर बनाया गया तो दुकानदार अलग क्यूआर लगाने, पेमेंट स्प्लिट कराने या ट्रांजैक्शन को गलत कैटेगरी में दिखाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए असली डिबेट एमडीआर होना चाहिए या नहीं इतनी सरल नहीं है। सवाल है कितना एमडीआर, किस मर्चेंट पर, किस अमाउंट पर, और कलेक्टेड फी बैंक, ऐप, एक्वायर और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के बीच कैसे बटेगी। टोल बहुत ज़्यादा हुआ तो ट्रैफिक पुरानी सड़क पर लौट सकता है, टोल बहुत कम हुआ तो मेंटेनेंस का पैसा नहीं निकलेगा। दुनिया ने इस सवाल का क्या जवाब दिया? ब्राज़ील का पिक्स भारत के यूपीआई जैसा बड़ा इंस्टेंट पेमेंट नेटवर्क है। वहाँ सामान्य इंडिविजुअल के लिए पिक्स आमतौर पर फ्री है, लेकिन बिजनेस से बैंक और पेमेंट प्रोवाइडर फीस ले सकते हैं, यानी कस्टमर का रास्ता फ्री रखा गया, मर्चेंट इकोनॉमिक्स को पूरी तरह जीरो नहीं किया गया। यूरोपियन यूनियन में इंस्टेंट यूरो ट्रांसफ़र के लिए नियम बनाया कि उनकी फ़ी एनुअल बैंक ट्रांसफ़र से ज़्यादा नहीं हो सकती। वहाँ लक्ष्य इंस्टेंट पेमेंट को अफोर्डेबल बनाना है, ज़रूरी नहीं कि हर ट्रांजैक्शन को फ्री बनाया जाए। अमेरिका में फेडरल रिजर्व का फेड नाउ इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम बैंक से एक्सप्लिसिट फ़ी लेता है। फेडरल रिजर्व की पॉलिसी है कि पेमेंट सर्विस की लागत लंबे समय में फीस से रिकवर हो जाए। तीनों मॉडल अलग हैं, लेकिन मैसेज एक है। रियल टाइम पेमेंट में पैसा कस्टमर, मर्चेंट, बैंक, टैक्स पेयर या प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं से आता है। डिजिटल पेमेंट फ्री दिखाई दे सकता है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम फ्री नहीं होता। भारत ने पहले एडॉप्शन चुना, अब सस्टेनेबिलिटी की बारी आई। लेकिन एमडीआर यूपीआई की अकेली चुनौती नहीं है। पहली चुनौती है फ्रॉड। यूपीआई की टेक्नोलॉजी में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, मगर जो फ्रॉड करने वाले हैं अक्सर सिस्टम नहीं तोड़ता, वह यूज़र का भरोसा तोड़ता है। फेक कस्टमर केयर कॉल करके, गलत क्यूआर से, कलेक्ट रिक्वेस्ट से, स्क्रीन शेयरिंग ऐप से, डिजिटल अरेस्ट से और म्यूल अकाउंट से। यूपीआई की सबसे बड़ी कड़ी कई बार टेक्नोलॉजी नहीं, घबराया हुआ इंसान है। दूसरी चुनौती है रिलायबिलिटी की। हर दिन 76 करोड़ ट्रांजैक्शन वाले सिस्टम में कुछ मिनट की आउटेज भी करोड़ों पेमेंट प्रभावित कर सकती है। तीसरी चुनौती है मार्केट के कंसंट्रेशन की। फ़ोन पे और गूगल पे मिलकर करीब 80% यूपीआई ऐप ट्रांजैक्शंस हैंडल करते हैं। सड़क पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी है, लेकिन ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा 2 गेट से गुजरता है। एनपीसीआई ने किसी एक ऐप की मार्केट शेयर 30% तक की सीमित करने का नियम बनाया है, लेकिन इसकी कंप्लायंस डेडलाइन बार बार आगे बढ़ी, अब दिसंबर 2026 तक है। चौथी चुनौती है अगला 50 करोड़ यूज़र। शहर में स्मार्टफोन और मोबाइल डेटा के साथ यूपीआई आसान है, लेकिन फीचर फोन यूज़र, कमज़ोर नेटवर्क वाले इलाके, बुजुर्ग कस्टमर और डिजिटल लिटरेसी की कमी अगली ग्रोथ को कठिन बनाती है। यूपीआई 123 पे, यूपीआई लाइट और ऑफलाइन प्रोडक्ट इसी गैप को भरने की कोशिश है। फिर भी यूपीआई की सफलता असाधारण है। भारत ने कार्ड नेटवर्क की नकल नहीं की, उसने बैंक अकाउंट को मोबाइल ऐप से जोड़कर एक पब्लिक डिजिटल रेल बनाई। इस रेल पर प्राइवेट ऐप्स कंपटीशन करते हैं, बैंक अकाउंट संभालते हैं, एनपीसीआई राउटिंग करता है, गवर्नमेंट एडॉप्शन को सपोर्ट करती है और मर्चेंट को केवल एक क्यूआर लगाना पड़ता है। ये मॉडल अब भारत से बाहर भी जा रहा है। सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस, कतर, ग्रीस और कंबोडिया जैसे देश में यूपीआई एक्सेप्टेंस या पेमेंट लिंकेज बनाए गए हैं। भारत केवल पेमेंट ऐप एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, वह एक आर्किटेक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें बैंक अकाउंट ही डिजिटल वॉलेट की तरह काम करता है।
तो संसद में आया नया बिल क्या बदलेगा? तुरंत कुछ नहीं बदलेगा। कल सुबह आपकी चाय पर कोई यूपीआई फीस अपने आप नहीं लग जाएगी। छोटे दुकानदार से चार्जेस लेने का फाइनल फैसला अभी नहीं हुआ है। कंज्यूमर फी का कोई बड़ा फाइनल अप्रूवल प्रपोजल नहीं है। बिल केवल जीरो एमडीआर की दीवार में एक कानूनी दरवाजा बना रहा है। अब सरकार के पास बड़े मर्चेंट पेमेंट्स पर फी स्ट्रक्चर लगाने की गुंजाइश होगी। इसलिए हेडलाइन ये नहीं है कि यूपीआई अब महंगा हो गया, सही हेडलाइन है यूपीआई को फ्री रखने का पुराना मॉडल बदलने की तैयारी शुरू हो गई। 10 साल पहले चैलेंज था लोगों को डिजिटल हाईवे पर कैसे लाया जाए। अब चैलेंज है इतने ट्रैफिक के बीच हाईवे को सुरक्षित और सस्टेनेबल कैसे रखा जाए। 1994 में क्यूआर कोड कार कंपोनेंट को पहचानने के लिए चुना गया था। 2016 में यूपीआई ने उसी स्क्वायर को बैंक अकाउंट का दरवाज़ा बना दिया। 2026 में वही स्क्वायर भारत की पूरी रिटेल इकोनॉमी का कैश काउंटर है। अब उसके सामने एक छोटा सा टोल बूथ बन सकता है, लेकिन इस कहानी का फैसला टोल होने या ना होने से नहीं होगा। फैसला इससे होगा, क्या छोटे दुकानदार की सड़क फ्री रहती है, क्या कस्टमर पर इनडायरेक्ट बोझ नहीं बढ़ता, क्या बैंक और पेमेंट कंपनी को सिस्टम मजबूत करने के लिए पर्याप्त कमाई मिलती है, और क्या कंपटीशन 2 बड़े ऐप तक सीमित नहीं रह जाता। यूपीआई ने भारत को पूरी तरह कैशलेस नहीं बनाया, लेकिन उसने कैश को डिफ़ॉल्ट पेमेंट से एक ऑप्शन ज़रूर बना दिया। अब अगला चरण यूपीआई को केवल फ्री रखने का नहीं, उसे टिकाऊ रखने का है, क्योंकि स्कैन की आवाज़ बहुत छोटी होती है, लेकिन उसके पीछे चलने वाला नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा है। और शायद इस पूरी कहानी की सबसे साफ लाइन यही है, यूपीआई भारत की टोल फ्री डिजिटल हाईवे रही है। अब सवाल टोल लगाने का नहीं, उसे सही लेन में लगाने का है। आज के क्लियर कट में इतना ही। मैं हूं शुभम शंकधर। फिर मिलेंगे किसी खबर के पीछे छिपे असली क्यों को समझने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत। आप बने रहिए अमर उजाला बोनस के साथ।